तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसका हम लोग एक ओवरव्यू देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें जिस विलेज की बात की गई है, ये विलेज पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल विलेज मतलब एक इमेजिनरी विलेज है, ये असल में कोई विलेज नहीं है, ठीक है, कल्पना में बनाया हुआ एक विलेज है। लेकिन इस विलेज की स्टोरी के थ्रू हम डिफरेंट तरह के प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पालमपुर में प्रोडक्शन का क्या हाल है, किस किस तरह का प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहली पॉइंट आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है दैट फार्मिंग is the main production activity in पालमपुर। 1.1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। तो अगर एक मार्क्स में पूछा जाएगा व्हाट इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर, तो आप आंसर कर पाएंगे फार्मिंग। फिर लिखा हुआ है कि इसके अलावा कौन कौन सी प्रोडक्शन एक्टिविटीज की जाती हैं पालमपुर में। तो उसमें कुछ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के काम किए जाते हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब छोटे लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग का काम, यानी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं है, कॉटेज इंडस्ट्री की तरह स्मॉल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है, जिसमें आप जैसे कारपेंट्री का काम है या जो पॉटरी का काम होता है, बर्तन बनाना मिट्टी के और चीज़ें बनाना, या फिर जो मूर्तियां बनाने का काम है, क्राफ्ट्समैन का जो काम होता है, इस तरह के स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के काम किए जाते हैं। इसके अलावा डेयरी मीन्स मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने का काम भी किया जाता है, यानी लोगों ने कैटल्स पाले हुए हैं और उनसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं। ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटीज भी हैं, रिक्शा, तांगा, बुलक कार्ट्स, बोगीज और कुछ इंजन वाले व्हीकल्स, टेम्पो, रिक्शा वगैरह चलते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटीज भी कई लोग करते हैं। अब इसके अलावा जो चीज आपको याद रखनी है वो ये कि 75% जो लोग हैं पालमपुर के, वो फार्मिंग पर ही डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, यानी अपने जीवन को चलाने के लिए, सर्वाइवल के लिए वो फार्मिंग पर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। 75 पॉपुलेशन, यानी अभी तक में ये समझ में आ रहा है कि ज्यादातर लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में, जो फार्मिंग और फार्मिंग से रिलेटेड सेक्टर होता है उसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज में इंगेज्ड हैं ज्यादातर लोग। अब फार्मिंग पे ये लोग कैसे डिपेंड रहते हैं? फार्मिंग पे डिपेंड ऐसे रहते हैं कि कुछ लोग तो किसान ही हैं जो कि खेती का काम ही करते हैं, तो फार्मिंग उनकी मेन एक्टिविटी ही होगी। उसके अलावा कुछ लैंडलेस लेबरर्स हैं जो जिनकी खुद की जमीनें नहीं है फार्मिंग के लिए, और वो दूसरों की जमीनों पर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती में मदद करते हैं और उसके एवज में कुछ पैसे कमाते हैं। तो इस तरीके से ज्यादातर लोग जो है वो फार्मिंग पर डिपेंड करते हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन वाले भी फार्मिंग पर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फार्मिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मार्केट में ले जाकर के बेचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। तो ट्रांसपोर्टेशन वाले भी काफी हद तक फार्मिंग पर डिपेंड करते हैं, हालांकि लोगों को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं लेकिन फार्म के प्रोडक्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि 75% जो लोग हैं पालमपुर के, वो फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। नाउ दिस प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें कि हमने देखा कि
जो मेन एक्टिविटी है वो फार्मिंग है, उसके अलावा डेयरी, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है। तो इन सबको करने के लिए कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कोई भी चीज़ जब आप प्रोड्यूस करते हैं, जब आप बना रहे होते हैं, तो उसमें आपको कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जैसे कि अगर आप फार्मिंग का काम कर रहे हैं तो आपको एक लैंड चाहिए, पीस ऑफ लैंड चाहिए जिस पर कि आप खेती का काम करेंगे। फिर आपको कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए फार्मिंग के। हो सकता है आप ट्रैक्टर यूज़ करें, हो सकता है आप दूसरे कन्वेंशनल टूल्स का इस्तेमाल करके खेती करें। फिर आपको सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए। अगर आप नेचुरल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो नेचुरल यूज़ करेंगे, और नहीं तो फिर आप केमिकल यूज़ कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं। तो इस तरीके के बहुत से चीज़ें, बहुत से रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोडक्शन में लगते हैं। ये तो फार्मिंग की बात हो गई। इसी तरह से और भी कोई अगर आप प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। इन रिसोर्सेज को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी पालमपुर में भी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं उनके लिए बहुत से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। जैसे इसमें नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब लैंड हो गया, वाटर हो गया, और भी जैसे एयर हो गया, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। तो जैसे फार्मिंग में मतलब लैंड और वाटर की जरूरत पड़ती है, सॉइल हो गया। फिर मैन मेड रिसोर्सेज कुछ होते हैं, जैसे कि फार्मिंग के एग्जांपल में अगर देखें तो मैन मेड रिसोर्सेज में जो ट्रैक्टर्स हो गए, बाकी के जो टूल्स हो गए। उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब वो इंसान खुद जो काम करता है प्रोडक्शन के लिए। जैसे खेत में मजदूर हो गए, जो खेत का मालिक है वो भी काम करेगा लैंड पर। तो ये सारी ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए। जब इंसान एज अ रिसोर्स काम करता है प्रोडक्शन की एक्टिविटी में तो वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। इस तरीके से हमें ह्यूमन, मैन मेड और नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन किया जाता है। इन रिसोर्सेज को कंबाइन करके, इन तीनों तरह के रिसोर्सेज को कंबाइन करके जो भी चीजें, गुड्स या जो भी सर्विसेज चाहिए होती हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं। नाउ तो ये तो हो गया प्रोडक्शन के बारे में। नाउ सेकेंड इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आप जानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह चीजों को या लोगों को कैरी करना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। पालमपुर के बारे में ये याद रखने वाली बात है कि पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। पालमपुर आसपास के गांवों से और टाउन से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है। यानी कि काफी ढेर सारे ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हैं। इनफैक्ट अच्छी सड़कें भी हैं जो टाउन को जोड़ती हैं। अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, पक्की सड़कें जिनको बोलते हैं, कंक्रीट की। और हमेशा यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन के वेरियस मीन्स जो हैं अवेलेबल मिल जाएंगे। और देखिए लिखा हुआ है ऑल वेदर रोड। ऑल वेदर रोड का मतलब जो हर मौसम में काम करे, ऐसी रोड। अक्सर गांव में जो सड़कें होती हैं वो बारिश के समय में ट्रांसपोर्ट के लायक नहीं रहती हैं, जो कच्ची सड़कें होती हैं, मिट्टी की बनी होती हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि पालमपुर में ऑल वेदर रोड्स हैं, जो कि रायगंज, रायगंज उसके पास एक बड़ा गांव है, को कनेक्ट करती हैं। और उसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आप शाहपुर, एक टाउन है, कस्बा है शाहपुर। तो इन दोनों से कनेक्ट करने के लिए पालमपुर से ऑल वेदर रोड्स हैं। यानी आपको अगर रायगंज या शाहपुर जाना है तो आप 12 महीने जा सकते हैं, बारिश, ठंडी, गर्मी, किसी भी सीजन में ये सड़कें खराब नहीं होती हैं और आप इस पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद बहुत से तरीके के ट्रांसपोर्ट जो है इन रोड्स पर विजिबल होते हैं, आपको मिल जाएंगे, दिख जाएंगे, अवेलेबल होंगे। जैसे बुलक कार्ट्स, तांगाज, है ना, तांगाज कर लेते हैं इसको, लिख गया है तांगाज, बोगीज। और मोटर व्हीकल्स भी मिल जाएंगे, जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, इन सब से भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत से आपको ट्रांसपोर्ट के मीन्स
ट्रांसपोर्ट के साधन अवेलेबल रहेंगे पालमपुर से। तो हमने ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन की बात कर ली। अब अगर सोसाइटी देखें, सोसाइटी में बात करें तो 450 450 फैमिलीज 450 फैमिलीज जो कि डिफरेंट कास्ट से विभिन्न जातियों के 450 परिवार यहाँ पर रहते हैं इस गांव में। इसके अलावा जो इसमें से 80 परिवार हैं, 80 फैमिलीज हैं, वो अपर कास्ट के हैं, यानी कि ब्राह्मण, ठाकुर, ऐसे अपर कास्ट के परिवार 80 हैं। और ज्यादातर जो लैंड है, जो जमीनें हैं ज्यादातर, वो इन्हीं के पास हैं। इनके जो हाउसेस होते हैं, तो कुछ लोगों के घर तो बहुत बड़े बड़े घर हैं, क्वाइट लार्ज हाउसेस, जो कि ईंटों और सीमेंट के बने हुए हैं। हालांकि ये गांव है, लेकिन यहाँ पर ब्रिक्स और सीमेंट के बने हुए मकान हैं, सीमेंट से प्लास्टर किए हुए मकान है यहाँ पर। तो ये इसके बारे में हो गया। देन अगर बात करें दूसरी जातियों के, तो जैसे एससीज हैं, शेड्यूल कास्ट जो है, दलित जाति के जो लोग हैं, दलित जाति के लोग जो हैं वो 1/3 पॉपुलेशन है यहाँ पर। 1/3 का मतलब होता है कि 3 में से 1, है ना, 1 आउट ऑफ 3, 1/3 पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के हैं। और ये गांव के एक किनारे, एक कॉर्नर में बसते हैं, रहते हैं। इनके घर छोटे होते हैं, कुछ तो मड और स्ट्रॉ के बने हुए ही मकान हैं, यानी कि मिट्टी और जैसे बांस वगैरह के बने हुए घर होते हैं, उस तरह के मकान बने हुए हैं। फिर नेक्स्ट है मोस्ट हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। एक अच्छी बात है कि सारे घरों में, लगभग ज्यादातर घरों में इलेक्ट्रिक का कनेक्शन भी है, बिजली की सुविधा भी है। तो ये वहाँ की सोसाइटी के बारे में हमने पढ़ा। फिर से एक बार देख लीजिए, 450 फैमिलीज हैं, 80 अपर कास्ट की फैमिलीज हैं, ज़्यादातर लैंड इनके पास है। और इसके अलावा इनके घर काफ़ी बड़े होते हैं, ज़्यादातर लोगों के घर अपर हाउसेज में बड़े हैं, और इनके घर ब्रिक्स और सीमेंट्स के बने होते हैं। शेड्यूल कास्ट जो है वो 1/3 पॉपुलेशन है, लेकिन ये गांव के किनारे पर ही रहते हैं, और इनके घर कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। और बहुत से घर ऐसे भी मिलेंगे आपको जो कि मड और स्ट्रॉ के ही बने हुए हैं। ज़्यादातर घरों में इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी जो है वो आ चुकी है, पहुंच चुकी है। एजुकेशन और हेल्थ की बात कर रहे हैं अब, तो पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और 1 हाई स्कूल है। 2 प्राइमरी स्कूल हैं। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जो आपके यहाँ लोअर क्लासेस होती हैं, 1 to 5 बेसिकली प्राइमरी में आता है। तो प्राइमरी 1 to 5 ये स्कूल है। फिर हाई स्कूल के कुछ, हाई स्कूल मीन्स 9th और 10th सेकेंडरी है, ये हाई स्कूल्स हैं। 6 to 8 के सेकेंडरी हो, अपर प्राइमरी है, ये प्राइमरी होते हैं। 6 to 8 अपर प्राइमरी है, तो 6 to 8 इस तरीके से। और फिर 10th 11th और 12th जो होता है सीनियर सेकेंडरी होता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल 2 हैं और 1 हाई स्कूल भी है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, यानी वहाँ पर गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये ऑपरेट होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड कुछ डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो कि यहाँ पर काम करते हैं। और इसके अलावा एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, जहाँ पर कि दवाएं वगैरह उपलब्ध होती हैं और छोटा मोटा इलाज मिल जाता है। तो ये इस तरह से वहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ के हालात हैं, एजुकेशन और हेल्थ की जो है। यानी कि आप अगर देखें तो पालमपुर में ये है तो एक विलेज, लेकिन लगभग हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। प्रोडक्शन की एक्टिविटीज भी हो रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अच्छे साधन हैं, सोसाइटी भी
कुछ लोग तो अपर कास्ट के हैं तो अच्छे घरों में रहते हैं, ब्रिक्स और सीमेंट के बने हुए बड़े घरों में, कुछ लोग बहुत ही बड़े घरों में रहते हैं, और दलित लोग भी ठीक ठाक रह रहे हैं लेकिन कुछ की जो हालत है वो अच्छी नहीं है, तो मड और स्ट्रॉ के मतलब घरों में रहते हैं। इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगभग सभी जगह पहुंच चुका है। एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटी भी सरकार जो है पहुंचा रही है। कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी हैं जो कि डिस्पेंसरी चला रहे हैं। तो इस तरह से लगभग सारी सुविधाएं हैं गांव के अंदर ही मौजूद है। अगली जो चीज हमें देखनी है वो प्रोडक्शन कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो, और ये केवल पालमपुर के लिए नहीं है, ये ओवरऑल कहीं पर भी होगा, वहां पर प्रोडक्शन को ऐसे ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, क्या क्या चीजें उसमें लगती हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्शन का एम क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जो कि हम चाहते हैं, दैट वी वांट। जो हम चाहते हैं ऐसे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना ही प्रोडक्शन का एम है। गुड्स और सर्विसेज हर जगह लिखा होता है, तो गुड्स और सर्विसेज को जरा समझ लेते हैं। गुड्स जो होते हैं वो टेंजिबल प्रोडक्ट्स को बोला जाता है, जो टेंजिबल होते हैं। टेंजिबल का मतलब जिनको हम टच कर सकते हैं, वो वो प्रोडक्ट्स की बात हम कर रहे हैं। जैसे आप बिस्किट्स परचेज करिए, चॉकलेट्स परचेज करिए, तो ये सारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये टेंजिबल हैं। आप पैसा देते हैं, आपको बदले में वो एक बिस्किट का पैकेट थमा देगा, आप लेकर के चले आएंगे, चॉकलेट का पैकेट दे देगा, आप लेके चले आएंगे, तो टेंजिबल है। कुछ सर्विसेज होती हैं जो कि आपको, जो आप टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो आपको बेनिफिट कुछ प्रोवाइड करते हैं, ये इनटेंजिबल होते हैं। इनटेंजिबल होते हैं और ये हम लोग परचेज करते हैं क्योंकि इनसे हमें कुछ बेनिफिट मिलता है, कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है। सेटिस्फैक्शन तो गुड से भी मिल रहा है, बेनिफिट उससे भी मिल रहा है, लेकिन इनमें केवल आपको बेनिफिट ही समझ में आएगा, आपको कोई प्रोडक्ट आपके हाथों पे टच कर पाए ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, सबसे इजी जो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा जो होती है, जैसे आपने बस का टिकट खरीदा, शहर से अपने गांव जा रहे हैं, तो आपको उसने क्या किया, एक सर्विस प्रोवाइड करी, आपको वहां से पिक किया शहर से और फिर आपके गांव के पास ड्रॉप कर दिया बस अड्डे पर। ये काम उसने किया। उसने आपको अपनी बस नहीं दे दी कि आपने टिकट लिया तो आप बस ले जाइए, या बस का ये हिस्सा ले जाइए, या एक पहिया ले जाइए, या एक दरवाजा उठा ले जाइए, ऐसा कुछ नहीं होता। वो केवल आपको सर्विस प्रोवाइड करता है कि आपने पैसा दिया तो आपको वो एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप कर देगा। उसके बदले में आपको कोई गुड्स नहीं मिले, कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं मिला। इस तरह टेलीकॉम जो है, टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज हैं, जैसे मोबाइल वगैरह की सर्विसेज हैं, तो आप पैसे देकर रिचार्ज कराते हैं तो आपको वो कॉल कर पाने की, मैसेज कर पाने की, इंटरनेट चला पाने की सुविधा दे देता, सर्विस दे देता है, और वो कंपनी कुछ नहीं देती। जो मोबाइल आपने खरीदा वो तो दूसरी कंपनी से खरीदा ना, वो टेंजिबल प्रोडक्ट है, वो गुड्स है, उसके लिए आपने पैसा अलग चुकाया। फिर जब आप रिचार्ज कराते हैं तो वो पैसा आप अलग देते हैं, वो टेलीकॉम कंपनी को देते हैं जो कि आपको टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि गुड्स और सर्विसेज दोनों ही प्रोड्यूस किए जाते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर, और उसको करने के लिए हमें बहुत से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। बेसिकली 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोडक्शन करने की, 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करना होगा तो बेसिकली 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक एक करके इनको देखते हैं कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट देखिए लिखा हुआ है, ये है लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, सॉइल एटसेट्रा। आपको जमीन चाहिए, लैंड लेना पड़ेगा प्रोडक्शन के लिए। कुछ दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर और सॉइल वगैरह आप इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि फार्मिंग के केस में आपको एग्जांपल दिया था उस तरह से। या कोई भी और प्रोडक्शन एक्टिविटी, आप कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं, कोई कंपनी ओपन कर रहे हैं, तो जमीन पर ही बनाएंगे ना, हवा में तो बनाएंगे नहीं, तो लैंड रिक्वायर्ड है। इसके अलावा बाकी की चीजें, खासकर अगर आप फार्मिंग या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर की कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको नेचुरल रिसोर्सेज पर काफी डिपेंड होना पड़ेगा। वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ठीक है, इस तरह की चीजें। अब इसमें लैंड की बात अगर करें
तो जैसे लैंड के बारे में कुछ एक बातें लिखी जो आपको याद करनी है। जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है लैंड को मेजर करने का वो क्या होता है, हेक्टेयर। अच्छे से याद करना है, हेक्टेयर। दो द इन द विलेजेस यू मे फाइंड लैंड एरियाज बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट्स। हालांकि गांव में आप देखेंगे या सुनते होंगे अपने परिवार में बड़े लोगों से, तो वो कुछ इस तरीके के वर्ड्स का भी यूज करते हैं जमीन की नाप बताने के लिए, बीघा या गुइंथा, इस तरह से भी मेजर किया जाता है। ये लोकल विलेज, वहाँ का लोकल यूनिट है मेजर करने का। लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो कौन सा है, हेक्टेयर। तो आपको एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना, अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड, आप लिख के आएंगे हेक्टेयर। और अगर पूछा जाएगा व्हाट आर सम लोकल यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लैंड, तो आप बीघा एक्सेट्रा इस तरह से लिख सकते हैं। अब एक हेक्टेयर के अंदर 1000 स्क्वायर मीटर होता है। 1000 स्क्वायर मीटर का अगर ये लैंड है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 1 हेक्टेयर हो जाएगा। ओके, ये तो पहली चीज हो गई कि हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहली चीज क्या चाहिए, सबसे पहली चीज चाहिए लैंड, और बाकी के नेचुरल रिसोर्सेज, उनमें भी सबसे मेन क्या है, लैंड है। ओके, नाउ सेकेंड इज लेबर। प्रोडक्शन में आपको लेबर भी लगाना पड़ेगा, मजदूर लगाना पड़ेगा। अब जो लेबर काम कर रहा है वो स्किल्ड हो सकता है या अनस्किल्ड हो सकता है, डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है। जो प्रोडक्शन आप करना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट कैसा है, क्या उसको प्रोड्यूस करने के लिए एजुकेटेड होना, ट्रेंड होना, बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अगर ऐसा है तो आप उसी व्यक्ति को रखेंगे जो पढ़ा लिखा हो उसके हिसाब से और स्किल्ड हो, ट्रेंड हो, तो उसको हम बोलेंगे कि वो स्किल्ड लेबर है। लेकिन बहुत से ऐसे काम होते हैं जहां पर कि आपको कोई पर्सन ऐसा चाहिए जो कि पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तो चल जाएगा, और ऐसे लेबरर्स को जो कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं और केवल ह्यूमन फोर्स का यूज करके और काम करते हैं, तो वो अनस्किल्ड लेबर्स में आते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी को रखना है अनलोडिंग और लोडिंग के लिए, बोरे उठा करके ट्रक में लादने के लिए और ट्रक से उतारने के लिए, तो ऐसे और के लिए आपको कोई पीएचडी किया हुआ व्यक्ति नहीं चाहिए, कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान नहीं चाहिए। फिजिकली थोड़ा सा फिट रहेगा और सक्षम होगा तो काम कर लेगा। लेकिन अगर आपको मशीन ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर पर फीडिंग करने के लिए, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, मेल भेजने के लिए अगर कोई पर्सन रखना है तो उसको स्किल्ड होना पड़ेगा। जो भी रिक्वायरमेंट है उस काम को करने के लिए उसके हिसाब से उसको स्किल्ड होना जरूरी है। तो इस तरीके से हमें लेबरर्स की भी जरूरत पड़ती है, कुछ स्किल्ड लेबर चाहिए, कुछ अनस्किल्ड लेबर चाहिए, दोनों तरह के लेबर का ही काम होता है। फिर उसके बाद आते हैं फिजिकल कैपिटल पर। तीसरी जो चीज चाहिए आपको प्रोडक्शन के लिए वो चाहिए फिजिकल कैपिटल। पहली चीज क्या चाहिए थी, लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरी चीज हमें चाहिए लेबर प्रोडक्शन के लिए, और तीसरी चीज चाहिए फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में दो तरह का कैपिटल होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल होता है। फिक्स्ड कैपिटल जो होता है इसमें आते हैं वो टूल्स, वो मशीनें, या वो जमीन या बिल्डिंग जो आपने परचेज करी है प्रोडक्शन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। आपने मान लीजिए खेती करने के लिए लैंड खरीदा, उस पे आपने ट्रैक्टर्स वगैरह खरीदे, उसके अलावा आपने कुछ और इक्विपमेंट्स खरीदे, थ्रेशर वगैरह खरीदा, तो ये सारे आपके क्या हो गए, ये फिक्स्ड कैपिटल हो गया। ये आप कई सालों तक इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार इस्तेमाल किया खत्म हो जाएगा और इनसे आप प्रोडक्शन करते हैं। ये फिक्स्ड कैपिटल है, ये फिक्स हो गया अब आपका, लंबे समय तक आपका काम करेगा। वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, जो रेगुलर एक्सपेंसेस करने होते हैं, और ये बार बार करने होते हैं ये एक्सपेंसेस। ये तो आपने एक बार किया कई सालों तक चलेगा, लेकिन ये आपको बार बार करना पड़ेगा। जैसे रॉ मटेरियल खरीदना है आपको, सीड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, तो जितनी बार आप फसल लगाएंगे उतनी बार आपको सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए। या अगर आप कपड़ा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपको जितनी बार कपड़ा बनाना जाएंगे आपको कॉटन चाहिए। या आप अगर शूज बना रहे हैं तो जितनी बार आप जूते बनाने के लिए नए जूते बनाएंगे तो आपको फिर लेदर चाहिए और चीजें चाहिए। तो इसमें वो रॉ मटेरियल्स वगैरह आते हैं, ऐसी चीजें आती हैं जो आपको हर बार प्रोडक्शन में स्पेंड करने पड़ते हैं। ऐसे चीजों को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इसके अलावा जो
मनी इन हैंड लिखा हुआ है, मतलब जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा आप चुकाते हैं, ठीक है, उस तरह की चीजें। फिर उसके अलावा फिक्स हो गया, वर्किंग हो गया। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल। चौथी चीज जो आपको चाहिए प्रोडक्शन के लिए वो क्या है? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब जहां पर इंसान को, खासकर इसको हम दूसरे नाम से अगर बोलें तो एंटरप्रेन्योरशिप, इसका प्रोनाउंसिएशन आपको ध्यान रखना, ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। तो उसको प्रोनाउंस करने की आप कोशिश करिए, एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है जो भी मालिक होगा, ओनर होगा बिजनेस का, जो भी प्रोडक्शन का काम कर रहा है, खेत है तो खेत का मालिक, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का मालिक, जो भी होता है, ऐसा व्यक्ति उस बिजनेस में क्या करता है? पैसे इन्वेस्ट करता है। ठीक है, ओनर क्या करता है? पैसे इन्वेस्ट करता है, पैसे लगाता है। और जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस में रिस्क भी होता है, पता नहीं उसका बिजनेस चले ना चले, प्रोडक्ट बिके ना बिके, है ना, तो रिस्क भी लेता है, इन्वेस्ट करता है, मैनेज करता है चीजों को, सुपरवाइज करता है सारी चीजें सही से हो रही कि नहीं, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज उसी के नाम पर, कंपनी के नाम पर वही पूरा करता है। तो इस तरीके से जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको हम कह सकते हैं कि वो ह्यूमन कैपिटल है बिजनेस के लिए। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या लिखा है जो आपको याद करना है, नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एंड ऑल। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, इसी के थ्रू जो लैंड लिया है आपने, जो लेबर लिया है, जो फिजिकल कैपिटल ऊपर आपने पढ़ा, इन सबको मिला करके, कंबाइन करके प्रोडक्शन करवाया जाता है। तो ये वही व्यक्ति कर रहा है जो कि इसका ओनर होता है, जनरली वही करता है। उसके अलावा भी वो मैनेज करने के लिए चीज और भी स्टाफ को रख सकता है, बट द मेनली ह्यूमन कैपिटल इज एंटरप्रेन्योर, जो कि चीजों को मैनेज कर रहा है, गाइड कर रहा है और प्रोडक्शन एक्टिविटीज को करवा रहा है।